डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि कैसे बिना एक्स्ट्रा पढ़ाई किए भी सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट को चेंज करने से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं और बेटर रैंक लेके आ सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाउंड्री लाइन पर हैं, साथ ही जिनकी ऑलरेडी अच्छी रैंक लाने की उम्मीद है, उनकी रैंक को भी और बेटर करने का पोटेंशियल है इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका माइंडसेट एग्जाम से पहले कैसा होना चाहिए, दूसरा पार्ट आपका माइंडसेट एग्जाम के टाइम कैसा होना चाहिए और तीसरा कुछ ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि आपका एग्जाम एक लो स्कोरिंग एग्जाम है और यदि आप अराउंड 40% भी स्कोर करते हैं तो कोई ना कोई आईआईटी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, हर साल कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें क्लैरिटी की कमी होती है या फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकते हैं। तो यदि ऐसे क्वेश्चंस आपको जैसे ही समझ में आता है कि कुछ इस तरह का सवाल है, आप तुरंत उस सवाल को छोड़ दीजिएगा और हमेशा पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद ही अटेम्प्ट कीजिएगा। अब बात करेंगे कि आपका माइंडसेट एग्जाम से पहले कैसा होना चाहिए। देखिए, आपको इस एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, एक चैलेंज की तरह लेना है, ना कि एक थ्रेट की तरह। क्योंकि जैसे ही आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो, आपके अंदर एक होप जनरेट होगी, आशा की किरण जगती है और उससे आप खुश होते हो और खुश होकर कोई भी एग्ज़ाम अच्छा ही होता है। दूसरी बात, यदि आप इसे एक चैलेंज की तरह लेते हो, तो आपके अंदर का जो वॉरियर है ना, वो जाग जाता है कि यस, आई एम गोइंग टू क्रैक इट। तो वो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करता है। लेकिन यदि आप इसे एक थ्रेट की तरह लेते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एंग्जायटी बढ़ जाएगी और सीधी-सी बात है, ये दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो आपकी परफॉर्मेंस डिप हो जाएगी। सो आपको ब फोकस करना है अपॉर्च्युनिटी पे, चैलेंज पे, ना कि थ्रेट पे। अब समय आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन पहले और एग्ज़ाम के टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, ना कि वीकनेस पर। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइम आप अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करें और बेटर बनाएँ और वीकनेस जितनी रिमूव होनी थी, हो चुकी हैं, अब जो बची हैं बस उन्हीं के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। तो इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय, डेप्थ में जाने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ॉर्मूलेज़, थ्योरम्स और जो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं आप उन्हें रिवाइज़ करें। आपका एटीट्यूड होना चाहिए अटैकिंग एटीट्यूड, ना कि डिफेंसिव। यदि आप अटैकिंग एटीट्यूड से एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट रहता है, क्योंकि आपका जो अटैक है ना, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। तो अब जब आप अटैकिंग एटीट्यूड के साथ जा रहे हो, सीधी-सी बात है, आप अपनी स्ट्रेंथ को दिमाग में रखकर जा रहे हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट रहेगा, तो आप वो सवाल भी कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, जो सवाल थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, ट्विस्टेड होंगे और साथ ही आपको पहली बार देखने पे लगेगा कि शायद हो या ना हो। वहीं यदि आप डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ जाते हो तो आपको लगता है यदि मुझे कम से कम मिस्टेक्स करनी है और आपका ध्यान चाहते या ना चाहते हुए भी मिस्टेक्स पे बने रहता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा फ़ियरफुल रहते हो, डरते हो सवालों को करने से, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हो और फाइनली आप एक्चुअली में कम सवाल अटेम्प्ट कर भी पाते हो। आपको याद रखना है कि आपका कॉम्पिटिशन आपके और आपके बगल वाले के बीच इस टाइम नहीं है। इस टाइम आपका कॉम्पिटिशन है आपकी स्ट्रेंथ और आपके स्ट्रेस के बीच में। तो ज़ाहिर-सी बात है किसको जीतना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ को, ना कि स्ट्रेस को। लेकिन अगर फिर भी एग्ज़ाम में थोड़ी-सी स्ट्रेस बढ़ जाए, तो आपको स्ट्रेस के बारे में 2 पॉज़िटिव बातें याद रखनी है। पहली कि अगर थोड़ा-सा स्ट्रेस है, तो आपको ये अलर्ट बनाता है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपको थोड़ा-सा स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि आपके ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुँचती है, यानी कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, ज़्यादा ऑक्सीजन और ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग चैलेंज के लिए। ऐसा सोचेंगे आप तो आपको स्ट्रेस में भी अच्छा महसूस होगा, आप बेटर टैकल कर पाएँगे। इसके बाद बात करते हैं विजुअलाइज़ेशन की। आपको 2 चीज़ें विजुअलाइज़ करनी है। पहली कि आप बहुत सारे सवाल लगा रहे हो, आपसे सवाल हो रहे हैं, आपको फ़ॉर्मूलेज़ याद आ रहे हैं, थ्योरम्स याद आ रही हैं, केमिकल रिएक्शंस याद आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात साथ ही आपको विजुअलाइज़ ये भी करना है कि बहुत सारे सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए बहुत टफ़ हो रहे हैं। इससे ये होगा कि एग्ज़ाम की सिचुएशन जो है जिसमें सीधी-सी बात है आपको कुछ सवाल आएँगे, कुछ नहीं आएँगे। आपका ब्रेन ऑलरेडी उनके लिए तैयार है और यदि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन्स आपको नहीं भी आ रहे हैं, तो इससे आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, वो अंडर कंट्रोल रहेगा और आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से टैकल कर पाओगे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ सवाल नहीं हो रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं कि कह रहे हैं इट्स ओके, कोई ज़रूरत थोड़ी ना है सारे सवाल करने की, 40% ही तो करने हैं, राइट? सो यू हैव द फ्रीडम टू लेफ्ट सम क्वेश्चन्स, राइट? ऐसा दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। इसके साथ ही आपके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक फाइटर वाली, कि ठीक है जैसे कि वॉर में क्या होता है कि आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ें आउट ऑफ हैंड जाने ही जाने हैं। उस वक़्त जो आपका एटीट्यूड होता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, आई विल हैंडल देम। सो अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आप मेंटली तैयार हो किसी भी सिचुएशन के लिए।
ओके। अब बात करते हैं कि आपका माइंडसेट एग्ज़ाम के टाइम कैसा होना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम आपको एक परफ़ॉर्मर बनना है, जज नहीं बनना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देते टाइम जैसे ही हमसे कोई सवाल बन जाता है, हमें लगता है कि सिलेक्शन हो गया। कोई सवाल नहीं बना, हमें लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमारा जो फ़ोकस है एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद के रिज़ल्ट की तरफ जाने लगता है और ये एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है। इसकी वजह से आपका परफ़ॉर्मेंस डिप होगा। तो जैसे ही आपके दिमाग में ख़्याल आए, आप बोलिए कि मुझे अभी जज नहीं बनना है। जज बनने का टाइम एग्ज़ाम के बाद मिलेगा। पूरा महीना, 2 महीना आराम से अच्छा-सा टाइम है। आपको सब कुछ जज करने को मिलेगा। अभी का टाइम है सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस देने का। परफ़ॉर्मेंस देने के लिए आपको ये सिर्फ़ 6 घंटे मिले हैं। उसके बाद सारा का टाइम तो जजमेंट का है ही। तो जब आप परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं तो जब आप परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सीधा-सीधा आपको केवल और केवल अपनी स्किल्स पे फ़ोकस रखना है। जितना ज़्यादा आप ऐसा करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ोकस इंक्रीज़ होगा सवाल के लिए और आपकी परफ़ॉर्मेंस बेटर हो जाएगी, राइट? दूसरी बात फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि 40% सफिशिएंट है आईआईटी में जाने के लिए, तो टू मच स्ट्रेस ना लें। कुछ क्वेश्चन छोड़ना बनता है, आराम से आप छोड़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और कभी-कभार किसी सवाल पे आप एकदम क्लूलेस हो जाएँ, कुछ समझ ही ना आए कि कहाँ से स्टार्ट करें, आप उस सवाल को जस्ट सीधा छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए, जोन-सा आप टैकल कर सकते हो। अटैकिंग एटीट्यूड की मैं बात ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, ये एग्ज़ाम से पहले भी होना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद भी। आपको चुन-चुन के मारना है, सबको नहीं मारना है, राइट? उसको अटैक कीजिए जिसको लगता है कि आप आसानी से कॉन्कर कर लेंगे, जीत लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सिंपलर सवाल हैं, जो बहुत ट्विस्टिंग के साथ नहीं आते हैं, वो आपके करेक्ट होने चाहिए, राइट? उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में। और कभी-कभार एग्ज़ाम में स्ट्रेस बढ़ जाए, तो 2 बातें याद रखनी, एक तो बिग स्माइल, दूसरा आपको 5 बार के आसपास डीप ब्रेथ लेनी है। ऐसा करेंगे आपका स्ट्रेस अंडर कंट्रोल रहेगा, आप बेटर परफ़ॉर्म करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कई बार बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं किसी-किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी टॉपिक को लेके। वो कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। तो इस टॉपिक का सवाल तो हर हाल में सही होना ही चाहिए। और इस चक्कर में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। बट जो मेरा मानना है कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपका फ़ोकस है कि भैया मुझे नंबर ज़्यादा लाने हैं। किस क्वेश्चन से लाना है ये फ़ोकस नहीं है, राइट? आपकी रैंक किस टॉपिक से की है इससे मैटर नहीं करेगी। आपकी रैंक इससे मैटर करेगी कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो मार्क्स पे ध्यान रखें, चाहे जिस भी टॉपिक से आए। आपको फेवरेट था तो ठीक है, नहीं था तो ठीक है। सबसे पहली बात है एक अच्छी स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की एक अच्छी गहरी नींद लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको टाइम पे बेड पे पहुँच जाना है, पहली बात। दूसरी बात कई बार ऐसा होता है कि यदि आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो तो आपको नींद नहीं आ रही होगी। उस वक़्त आपको जो मैंने आपको ऑलरेडी माइंडसेट के बारे में बताया है उसको याद करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको लेटे रहना है, ज़बरदस्ती कहना नहीं है कि सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, इससे आपका स्ट्रेस बूस्ट हो जाएगा। बल्कि आपको क्या करना है कि आप आराम से अपनी आँखें बंद कीजिए, अपनी साँस पे फ़ोकस कीजिए और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आप ऑटोमैटिकली सो जाओ। बॉडी को सिर्फ़ रिलैक्स छोड़ दीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो फूड है, फूड आपको लाइट फूड लेना है, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको शुगर वाला फूड नहीं लेना है, जैसे कि जूस। एग्ज़ाम से ख़ास तौर से 1 घंटे पहले तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका ब्रेन लगभग आधा पौन घंटे बाद क्रैश हो जाएगा, सही से काम ही नहीं कर पाएगा, मेंटल फॉग जैसा जनरेट हो जाएगा और आप सोच नहीं पाओगे। इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है। खट्टी चीज़ें खाने से कई बार आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और एग्ज़ाम के टाइम एसिडिटी अगर होती है तो सीधी-सी बात है ये कोई अच्छा इंडिकेशन तो नहीं है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट आती है क्लॉथिंग के बारे में। देखिए, आपको अपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, साथ ही साथ आप कॉन्फिडेंट महसूस करो। क्योंकि यही जो कॉन्फिडेंस है ये आपको हेल्प करेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन्स को टैकल करने में। ओके? बहुत से बच्चों का सेकंड पेपर खराब हो जाता है क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में करते हैं डिस्कशन। तो आपको डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है। डिस्कशन आपको अपने दोनों एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब आपको टाइम लगे, जब आपको मन करे आप तब करेंगे, लेकिन दोनों पेपर के बीच में डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर भी जैसे आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि बेटा पेपर कैसा गया, बेटी पेपर कैसा गया? आप उनको बोल सकते हो पेपर अच्छा गया है, बाकी बाद में सोचते हैं। नाउ यदि पॉसिबल हो तो आप 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप ले सकते हैं। इससे आप बहुत रिचार्ज महसूस करेंगे और जब सेकंड पेपर देने जाएँगे, उस वक़्त आप थोड़ा-सा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि दोनों शिफ्ट में आप अपनी सीट पर थोड़ा-सा पहले पहुँच जाएँ। इससे आप मेंटली उस एग्ज़ाम कंडीशंस में अपने आप को ढाल पाएँगे और जो आपके पास टाइम मिलेगा उसमें आप विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं थोड़ा-सा स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कैसे करना है। साथ ही आप स्माइल कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इससे आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएँगे एग्ज़ाम की कंडीशंस के लिए और होपफुली आपका एग्ज़ाम बेटर ही जाएगा।
तो यही था आपको बताने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।